जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के लगातार क्लासेस मैं ले रहा हूं। आप जो है लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो आज की हमारा जो क्लास है क्लास नंबर 8, जिसमें हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अध्याय 3 के बारे में। लगातार दोस्तों हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 अध्याय 2 का प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। आई होप उम्मीद करता हूँ इनका जो आर्टिकल है आपको याद हो चुका, अर्थात धाराएँ जो है आपको याद हो चुके होंगे। नहीं हुआ है तो दोस्तों प्रिपरेशन लगातार जो है करते रहिए, धाराओं से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, तो लगातार दोस्तों इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। और जो चूंकि अध्याय 3 जो हम पढ़ेंगे उसमें है उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियां, तो इनसे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ये अध्याय, जिसमें हमको जिला और राज्य और केंद्र को लेकर के चलना है। तो हम अलग अलग सेक्शन में हैं दोस्तों इसमें। तो हम सिर्फ और सिर्फ जिला उपभोक्ता मंच को इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें राज्य उपभोक्ता मंच को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम केंद्र उपभोक्ता मंच को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अध्याय 1, जिसमें 3 धाराएं हमने पढ़ा है। पहला जो धारा था वो उसका नाम सीमा को बताता है। दूसरा जो धारा पढ़े थे जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ एवं परिभाषाएं जो है बताता है। तीसरा में दोस्तों कानून से रिलेटेड अगर कुछ कमियां हो जाती है तो दूसरे कानून को लेने का उसमें अधिकार को बताया है। उसके बाद हमने अध्याय 2 देखा था, जो था उपभोक्ता संरक्षण परिषद को लेकर के, जिसमें केंद्र, राज्य और जिला जो है परिषदें हैं वो पूरी तरीके से इसमें शामिल है। तो धारा 4 में जो है केंद्र उपभोक्ता संरक्षण है, और धारा 5 में है केंद्रीय परिषद की जो सभाएं हैं उसको करने की प्रक्रिया। चूंकि जो है वर्ष में एक बार मिनिमम आपको करना ही होता है केंद्र परिषद का जो उद्देश्य, और जो धारा 6 में है। धारा 7 में है दोस्तों राज्य उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है उसके बारे में, और राज्य संरक्षण जो परिषद है उसका उद्देश्य जो है धारा 8 में दिया हुआ है। और साथ ही साथ जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में धारा 8 का में दिया हुआ है, और जिला परिषद का जो उद्देश्य है वो धारा 8 खा में दिया हुआ है। उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं भाग 3 अर्थात अध्याय 3 के नाम से इसे जाना जाता है उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियां, जिसमें धारा 9 है उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसी की स्थापना, और जिला मंच है धारा 10 में। धारा 11 में है जिला मंच का क्षेत्राधिकार। इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तरीका जिसमें शिकायत की जा सकेगी, अर्थात किस तरीके से शिकायत की जा सकेगी, शिकायत की प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, सभी देखने वाले हैं। जिला मंच का छानबीन हम देखेंगे, और अपील। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद जो है पूरी तरीके से राज्य का जो पोर्शन है स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यही टॉपिक जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और सारा कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि जो है जब भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पूरी अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा दोस्तों। और समझ नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछिए, उसको मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए हमने 8 जो आर्टिकल है वहां तक कंप्लीट कर दिया था, 8वें धारा तक। अब 9वां हमारा जो धारा स्टार्ट होता है वो उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियों से होता है, जहां पास अगर उपभोक्ता को कोई समस्या आ जाती है तो उससे निवारण के लिए जो है एजेंसियां जो है बैठी हुई है, वो पूरी तरीके से इसको संभालेगा। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आएगा दोस्तों जिला मंच। तो जिला मंच के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो धारा 9 क्या कहता है कि उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसी की स्थापना, जिसमें निम्न उद्देश्य जो है एजेंसियां इसमें शामिल है। ठीक है, और जो है जिला मंच ही जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ता निवारक एजेंसियों में आता है। ठीक है, तो देखिए अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा जिला मंच के नाम से पहचाने जाने वाले उपभोक्ता विवाद निवारक मंच की स्थापना की जाएगी, परंतु यह कि यदि राज्य सरकार उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जो है जिला मंच स्थापित कर सकता है। रीज़न मैंने बताया था, कहीं का जो है क्षेत्र बहुत अधिक होता है तो वहाँ पास केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पास 2 जिला के जो जिला मंच है बना सकते हैं राज्य चाहे तो। ठीक है, और जिला भी चाहे तो।
ठीक है। उस स्थिति में बहुत से छोटे राज्य जिले हो जाते हैं, वहाँ पास मैनेज करना कहीं ना कहीं सरल हो जाता है। तो भाई एक में मैनेज हो रहा है तो दूसरा बनाने की क्या ज़रूरत, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य चाहे तो जिला चाहे तो जिला के सिफारिश पर जो है 2 जिला मंच जो है स्थापित किया जा सकता है, किसके अनुसार, धारा 9 का के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ जानकारी। अब दूसरा पॉइंट है कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार में सरकार द्वारा राज्य आयोग के नाम से पहचाने जाने वाला उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग की स्थापना होगी, ठीक है। जो राज्य में होगा क्या होगा, उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग, जिसको हम क्या कहेंगे, राज्य आयोग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये सभी तीन चीज़ें हैं जो स्थापित होगी एजेंसी के रूप में जो है। तो पहला जो है जिला मंच के रूप में, दूसरा है राज्य आयोग जो है उपभोक्ता विवाद निवारक के रूप में, और तीसरा जो है दोस्तों आपका केंद्र के लिए जो है दोस्तों क्या होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारक जो है आयोग की स्थापना होगी, ठीक है। तो ये कौन सा धारा में है, धारा 9 में है, जिनके में निवारक एजेंसियों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं धारा 10 की बारे में। तो धारा 10 क्या कहता है, तो इसमें जो है दोस्तों जिला मंच की बात करता है, जिसमें प्रत्येक जिला में जो है उपभोक्ता की समस्याओं को सुनने के लिए मंच तैयार होता है, उस तरीके का आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि प्रत्येक जिला में जिला मंच जो है सम्मिलित होंगे। अब जिला मंच जो सम्मिलित होगा उसमें सदस्य भी होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें जो है व्यक्ति शामिल होंगे। तो कौन कौन है जो इसका जो है सदस्य होगा, तो देखिए, एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के लिए योग्य होगा, ठीक है, तथा योग्य हो चुका है। योग्य मतलब दोस्तों योग्य, ठीक है। तो शब्द को समझिए, योग्य का अर्थ होता है योग्य, ठीक है, जो कि इसका अध्यक्ष होगा। अब अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों, इसमें तो एक जो है अध्यक्ष होगा और साथ ही साथ इसमें 2 जो है क्या होंगे दोस्तों, इसके सदस्य होंगे, 2 अन्य सदस्य, जिनमें से एक महिला होगी जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता होगा, ठीक है। मतलब जो सदस्य है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है, पहला तो देखिए जो टॉप में रहेगा वो जिलाधीश होगा या फिर उसके बनने की योग्य उसमें रखता हो, वो क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जिला मजिस्ट्रेट ही होगा या फिर कलेक्टर होगा, ठीक है। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि ऐसा इसमें 2 सदस्य होंगे जो कहीं ना कहीं नीचे निम्नलिखित योग्यताओं को रखता हो। पहला जो है वो 35 वर्ष से कम ना हो, मतलब 35 वर्ष की उम्र जो है कंप्लीट कर लिया हो। दूसरा बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त से वह क्या हो, स्नातक की डिग्री रखता हो, चाहे BA BA BCom या फिर क्या हो जाएगा आपका BA, ठीक है। तो ये तीनों डिग्रियों में से कोई भी वो रखता हो। उसके साथ ही योग्यता भी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए, अटलता आधारिता व्यक्ति भी होना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ व्यावसायिक विधि, वाणिज्य, लेखांकन, उद्योग, सार्वजनिक कार्य एवं प्रशासनिक समस्याओं को साथ जो है कार्य करने में लगभग 10 वर्ष का जो है पर्याप्त जानकारी या अनुभव रखता हो, वो इसके सदस्य होंगे। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट रैंक के अधिकारी हैं, सेकंड रैंक के अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें दोस्तों महिलाओं को भी एक पद जो है देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है सदस्यों की संख्या होती है और इसमें और भी कुछ योग्यताएं जो है बताए गए हैं। लेकिन इसमें जो अयोग्य मतलब जो अयोग्य है, कौन सा व्यक्ति अयोग्य होगा, ठीक है, इस के बारे में भी इसमें बताया है। जैसे उस अपराध के लिए जो जेल सजा काट चुका हो, दोष सिद्ध हो चुका हो, जो राज्य सरकार के राय के नैतिक दुराचार से सम्मानित हो चुका हो, तो ये जो है इस पद के लिए अयोग्य होंगे सदस्य के लिए, ठीक है। जो अघोषित हो, दिवालिया हो, ठीक है, समक्ष न्यायालय के लिए घोषित एवं अस्थिर दिमाग वाला हो, अर्थात कहीं ना कहीं वो क्या हो, मेंटली उन्हें क्या हो समस्याएं हो, ठीक है, वो जो है पूरी तरीके से अयोग्य होगा। सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रण जो निगमित निकाय है अथवा सरकार की सेवा से हटा दिया गया हो, मतलब कहीं ना कहीं उसको किसी कार्य से सस्पेंड कर दिया गया हो गवर्नमेंट की ओर से, तो उनका जो है निकालने की, तो वो व्यक्ति जो है यहाँ पास भी सदस्य नहीं बन सकता है। और ये बताया गया है कि राज्य सरकार की राय में ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता हो जिसमें एक सदस्य के रूप में कार्य कर्तव्य जो है निर्वहन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जो है संभावित हो, तो ऐसे व्यक्ति भी इसमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है कि अन्य योग्यताओं को रखता हो। जैसे क्या हो गया, देखिए धारा 1 में बताया गया उपधारा का 1 में, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नियुक्ति जो है निम्नलिखित सम्मिलित किए गए सदस्यों का चयन समिति सिफारिश द्वारा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अगर सिफारिश जाता है तो निम्नलिखित कारण होंगे, तभी वो जो है वहाँ का सदस्य बन सकता है। पहला जो है दोस्तों राज्य आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन। अब देखिए
अब राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन। ठीक है, और चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? मंत्री होता है राज्य का। ठीक है, उसी तरीके से सचिव राज्य व कानून विभाग का जो है सदस्य। ठीक है, तो वहाँ पास अगर सिफारिश करता है तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि ऊपर का जो इन कारण है, अगर वो नहीं है तभी वो क्या कर सकता है, वहाँ का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सचिव राज्य के उपभोक्ता कार्यों के साथ कार्य करने वाले विभाग का अधिकारी जो है सदस्य। ठीक है, और नीचे में और भी इसमें पॉइंट बताया गया है, जैसे क्या हो गया, परंतु यह तब तक कि राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थित का के कारण अथवा अन्य कारण से चयन समिति के चेयरमैन के रूप में कार्य में क्या है, असमर्थ होते हैं। चेयरमैन के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को मनोनीत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है मामला सौंपेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए राज्य आयोग का जो अध्यक्ष है वो अनुपस्थित होने का कारण अनुपस्थित है या फिर उसकी जगह कोई कुछ कारणवश उपस्थित नहीं है, तो चयन समिति के जो चेयरमैन के रूप में, ठीक है, क्योंकि राज्य आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन होता है, और चेयरमैन कौन होता है? जो खाद्य मंत्री होता है वो होता है। अगर वो अनुपस्थित है तो उस स्थिति में कार्य को संभालने के लिए राज्य सरकार का जो उच्च न्यायालय होगा, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हमारे जो खाद्य मंत्री हैं वो उसकी जगह में उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को मनोनीत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मामला सौंप सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारी है। उसके बाद है दूसरा, बोल रहा है कि जिला मंच का प्रत्येक सदस्य 5 साल की अवधि के लिए अथवा 65 साल की उम्र से जो भी पहले हो तक रहेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो है दोस्तों ये जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए उनके सदस्य जो है बनते हैं, और जो है अधिकतम 65 वर्ष तक की उम्र तक के लिए। आप इसको याद रखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। परंतु जब तक की जो शर्तें हैं, ठीक है, एक सदस्य अगले 5 साल की अवधि के लिए अथवा 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो पुनः नियुक्ति के लिए योग्य होता हो, उपधारा 1 खंड ख के नियुक्ति के लिए वर्णित की गई हो, योग्यताओं अथवा अन्य शर्तों को पूरी करता हो, ऐसे पुनः चयन के लिए समिति सिफारिश के आधार पर की जा सकती है। मतलब पुनर्नियुक्ति की बात कर सकते हैं कि पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है सिफारिश पर। ठीक है, और भी इसमें बातें बताई गई है, तो वो है, परंतु यह है कि एक सदस्य जो है राज्य सरकार को संबंधित अपने हस्तलिखित इस्तीफे से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, और इस इस्तीफा को स्वीकृत हो जाने पर उस पद पर रिक्त हो गया होगा उस पर सदस्य की श्रेणी के संबंध में उपधारा 1 में वर्णित किसी भी योग्यता को रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा पदभार दिया जा सकता है, जिसे उसे उस व्यक्ति के स्थान पर जिसने इस्तीफा दे दिया है उपधारा 1 का उपबंध के अंतर्गत नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, परंतु और भी कि उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के आरंभ होने से पहले अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया व्यक्ति अपनी अवधि की समाप्ति अथवा अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में भी मामला को इस कार्य तक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पॉइंट जो है इसमें बताया गया है वो है जिला मंच के सदस्यों की जो सेवा है, ठीक है, वो शर्तें, नियम एवं भुगतान योग्य वेतन अथवा मेहनतान अथवा अन्य भत्ते योग्य जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। मतलब जिला मंच का जो है दोस्तों, उनके जो सदस्य हैं उनका वेतन, नियम, शर्तें, ये सब किनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? वो राज्य सरकार देगा। ठीक है, परंतु यह तब जबकि राज्य आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश पर उन घटकों पर विचार लेते हुए जिन्हें कि जिला मंच के कार्य में भार को सम्मिलित करते हुए निर्धारित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा पूरे समय में के आधार पर एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके वेतन को लेकर के राज्य सरकार जो है जिम्मेदार होता है, राज्य सरकार ही क्या करता है, उनका वेतन देता है। तो हम पढ़ रहे थे धारा 10 के अनुसार, जिसमें धारा के मंच में होने वाले सदस्यों की नियुक्ति और उनको कौन योग्य है कौन अयोग्य होगा और उनका जो है कार्य क्या होगा, थोड़ा सा उनके चर्चा किए हुए हैं। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो धारा 10 के बारे में आपको बता देना होगा। ठीक है, तो धारा 10 के बारे में आपने जान लिया। अब देखते हैं धारा 11, तो जिसमें जिला मंच का क्षेत्राधिकार, अर्थात जो जिला मंच है उसका क्षेत्र दोस्तों, उनका क्षेत्र कहाँ तक है, वो अपना कार्यभार कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पास देख लेते हैं। तो यहाँ पास बताया गया है कि इन अधिकार के अन्य उपबंधों के अनुसार जिला मंच को शिकायतों के कार्य करने का जो है क्षेत्राधिकार होगा। मतलब जो शिकायत आया है उस पर कार्य करने का क्षेत्राधिकार होगा, जहाँ
दावा की गई सेवा अथवा माल का मूल्य एवं क्षतिपूर्ति कोई भी हो 20 रुपये लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, जिला मंच संभालेगा। अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा वाला केस आ गया तो वो कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि स्थानीय सीमाओं के भीतर जिला मंच की शिकायत, देखिए ऊपर वाला मैंने बताया ना 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसी जिले का है, ठीक है, उसी जिले का है और उसका क्षेत्र जो है उसमें 20 लाख वाला ज़्यादा वाला केस आ जाता है तो उसी जिले में उसका सुनवाई नहीं होगा। वो कहाँ होगा दोस्तों, राज्य में होगा। ठीक है। तो भले ही उसी जिले का हो लेकिन उसका सुनवाई जो है जिला में नहीं ना होकर के राज्य में होगा। ठीक है। स्थानीय सीमाओं के भीतर जिला मंच की शिकायत स्थापित की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में होगा। तो उसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं। जैसे विपरीत पक्षकार अथवा प्रत्येक विपरीत पक्षकार, जब शिकायत की स्थापना करने के समय एक से अधिक पक्षकार हों, वास्तव में अथवा स्वैच्छिक रूप से निवास करता हो, अथवा व्यापार को चलाता हो, अथवा शाखा कार्यालय में रहता हो, अथवा मुनाफे के लिए निजी तौर पर कार्य करता हो, अथवा उन्हीं के लिए दोस्तों ये कहा गया है। साथ ही साथ प्रत्येक विपरीत पक्षकार जो है जब शिकायत की स्थापना करने के लिए समय पर एक से अधिकार पक्षकार को और साथ ही साथ वास्तव में और अथवा स्वैच्छिक रूप से निवास रखता हो और अथवा व्यापार को चलाता हो अर्थात अथवा शाखा कार्यालय रखता हो, अथवा मुनाफे के लिए निजी तौर पर कार्य करता हो, प्रदान करता हो, उस मामले में जो जिला मंच होता है उसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। अथवा उस स्थापना के विपरीत पक्षकार को सहमति दे देता है जो निवास नहीं करता, अथवा व्यापार नहीं कर चलाता, अथवा शाखा पर कोई कार्य नहीं करता या फिर मुनाफे के लिए निजी तौर पर कार्य नहीं करता है, जो भी मामला हो इसमें शामिल हुआ है। ठीक है। उसके साथ ही इसमें और भी अथवा करके दिया है, जो है गवाही कार्यवाही का कारण संपूर्ण एवं अथवा आंशिक रूप से देय होगा। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए जानकारी, किसके लिए, धारा 11 के तौर पर जो हमने पढ़ा वो था आपके लिए जिला मंच का क्षेत्राधिकार कि किस क्षेत्र तक जो है जिला अपना कार्य करेगा। और कुछ मतलब आपको जो है अगर 20 लाख का चीज़ें हैं, बातें हैं, केस है तो 20 लाख के अंदर का था तो कौन संभालेगा, जिला संभालेगा। उससे अधिक हुआ तो राज्य संभालेगा। ठीक है। अब राज्य जो है कौन सा रुपए तक के लिए जिम्मेदार होगा उसके लिए हम राज्य मंच जो क्षेत्राधिकार है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है धारा, वो है धारा 12 जिसमें तरीका जिसमें शिकायत की जाएगी, अर्थात जो है उपभोक्ता किस तरीके से शिकायत की जा सकेगी उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। जैसे बेचे गए अथवा आपूर्ति किए गए अथवा बेचने अथवा आपूर्ति को सहमत किसी माल अथवा प्रदान की गई जो प्रदान किए जाने वाले सहमत है किसी सेवा के संबंध में शिकायत जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मतलब अपना शिकायत कहाँ करेंगे भाई, कहाँ करेंगे, जिला शिकायत मंच पर करेंगे। ठीक है, जिला मंच पर जो है अपना शिकायत दर्ज कराएंगे। अब कौन कौन से कारण हो सकते हैं नीचे बताया गया है क ख ग घ अंगा में। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें जो बताया गया है वो है उपभोक्ता द्वारा जिसको ऐसा माल बेचा जाता है अर्थात विक्रेता। ठीक है, उपभोक्ता मतलब जिसको माल बेचा जाता है अर्थात अथवा आपूर्ति की जाती है अथवा बेचने अथवा आपूर्ति करने की जो सहमति दी जाती है अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती है अथवा प्रदान करने के लिए सहमति दी जाती है, उस पर शिकायत हो सकता है। दूसरा है किसी अधिकृत उपभोक्ता संस्था द्वारा उपभोक्ता उस संस्था का सदस्य और है अथवा नहीं है जिसको वह माल बेचा जाता है अथवा आपूर्ति की जाती है अथवा बेचने अथवा आपूर्ति करने के लिए सहमति दी जाती है अथवा सेवा प्रदान की जाती है या फिर प्रदान किए जाने की सहमति दी जाती है, तो ये भी सभी उसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों इसमें अथवा अथवा कहने का भी अभिप्राय है कि वह व्यक्ति भी इसमें शामिल है ऑप्शनल के रूप में। ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए इसमें बार बार अथवा अथवा शब्द आया है। ठीक है। उसी तरीके से ग नंबर पर बताया गया है कि एक अथवा अधिक उपभोक्ता द्वारा जब हित रखने वाले उपभोक्ता सभी उपभोक्ता के लिए अथवा के स्थान पर जिला मंच की स्वीकृति के साथ समान हित रखने वाले उपभोक्ता होते हैं या फिर मतलब साधारणतः निजी हैसियत में अथवा उपभोक्ता के हितों के प्रतिनिधित्व के रूप में केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा जैसा भी मामला हो उसको शिकायत दर्ज किया जा सकता है। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आप चीज़ को ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आ रहा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उपधारा जो है दूसरा उपधारा 1 जिसके अंतर्गत दाखिल की गई जो प्रत्येक शिकायत है उसके लिए फीस उस राशि अथवा उसी तरीके से देय होगा जिस तरीके से राशि में संलग्न की जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से उपधारा 1 3 उपधारा 1 के अंतर्गत जो है शिकायत की प्राप्ति जिला मंच शिकायत के साथ कार्यवाही करने के लिए स्वीकृत करता है अथवा रद्द कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है परंतु यह तब जबकि इस उपधारा के अंतर्गत शिकायत रद्द नहीं की जाएगी तब तक जो है शिकायतकर्ता को सुनने जानने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ आया। तो जब तक जो है पूरी तरीके से शिकायत रद्द नहीं हो जाता तब तक शिकायतकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। परंतु यह है कि शिकायत की स्वीकार्यता तथा उस तिथि से जिस पर शिकायत प्राप्त की गई है साधारणतया 21 दिनों के भीतर निश्चित हो जाएगा, ठीक है। 21 दिन तक तो जो स्वीकृति है रद्द के लिए आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है चौथा पॉइंट जिसमें जहां उपधारा 3 के अंतर्गत, ठीक है, जहां उपधारा 3 के अंतर्गत शिकायत पर कार्यवाही करने की स्वीकृति दी जाती है, इस विधि के अंतर्गत प्रदान की तरीका है उसमें शिकायत के लिए जिला मंच जो है कार्यवाही कर सकता है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं कौन कार्यवाही करेगा, इसमें जिला मंच जो है कार्यवाही करेगा। परंतु जहां जिला मंच द्वारा शिकायत स्वीकृत की जा चुकी है यह किसी अन्य न्यायालय अथवा अधिकार अथवा किसी ततः का कानून द्वारा अथवा उसके अंतर्गत स्थापित किसी अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ये आपको समझ आया। देखिए एक कोर्ट केस में मैंने क्या कर दिया, जिला मंच में मैंने अपना एक केस जो है दे दिया, उसी के बाद उसी केस को लेकर के मैं और दूसरे जगह अगर मैं जाऊंगा तो उस केस को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यही इसमें कहना चाहता है। स्पष्टीकरण भी इसमें बताया गया है कि इस धारा के उद्देश्य को लेकर के उपभोक्ता संस्था का तात्पर्य कंपनी अधिनियम 1956 का एक और उसी समय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून अंतर्गत पंजीकृत किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था से है, ठीक है। नो कहीं ना कहीं जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो कहीं कहीं के मंच में जाएंगे भाई, तो वहाँ से अगर उनका काम जल्दी नहीं हो रहा तो वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं के लिए ही खास करके ये कानून बनाया गया, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक केस चल रहा है दूसरी जगह, फिर आप केस लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये था धारा 12 जिसमें उसके क्षेत्राधिकार को समझते हुए शिकायत कहाँ की जानी है उन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ऊपर में हमने देखा कि इनका जो है दोस्तों शिकायत कहाँ करना है, तरीका हमने यहाँ पर जान लिया, तो वो क्या हुआ हमारा धारा 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ 12 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं धारा 13। तो इसमें क्या होगा शिकायत की स्वीकृति का प्रक्रिया। तो दोस्तों किस तरीके से जो है धारा स्वीकृत किया जाएगा, तो देखिए शिकायत स्वीकृत करने के लिए धारा 13 में बताया गया है जिसमें जिला मंच यदि शिकायत किसी माल में संबंधित होता है तो स्वीकृत करने के लिए कौन कौन से हैं, तो क ख ग घ दिया हुआ है। तो पहला बताया गया है कि शिकायत में वर्णित विपक्षी पक्षकार को उसकी स्वीकृति जो है 21 दिन के भीतर इस शिकायत की एक प्रति उसे अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के भीतर जिला मंच द्वारा प्रदान ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो 15 दिन से ज़्यादा ना हो के भीतर जो है देने का निर्देश देते हुए सौंपेंगे। यहाँ तक समझ आ गया आपको। देखिए कि शिकायत में जो वर्णित विपक्ष पक्षकार होंगे, ठीक है, वर्णित जो विपक्ष के पक्षकार होंगे इसकी स्वीकृति के लिए दोस्तों उसको 21 दिन के भीतर का शिकायत का होगा उसका एक प्रति उनको जाके बताएंगे और 30 दिन के भीतर और जिला मंच द्वारा उसमें बढ़ी हुई लगभग क्या अधिकतम 15 दिन, ठीक है, तो उसमें भीतर उनको जो है पूरी तरीके से निर्देश देना होगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें शिकायत करने की जो प्रक्रिया है, पहला में तो क्या करेंगे आप जिला मंच में जा करके आवेदन देंगे भाई ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो ये जो है मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश किया है। तो उसके बाद जो है जिला मंच जो है नोटिस जारी करेगा, तो आप उसको 21 दिन के भीतर आप उनको दीजिए, उनके बाद क्या होगा वो उपस्थित होगा वहाँ पास, ठीक है। तो देखिए खंड का के अंतर्गत जो है उसको निर्देशित की गया है कि शिकायत की प्राप्ति पर जब विपरीत
पक्षकार शिकायत के समाशिष्ट या आरोपी को अस्वीकृत करता है या फिर विवादित करता है, ठीक है, अथवा जिला मंच द्वारा दिए गए समय के भीतर उसके मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई करने में असफल होता है अथवा कुछ छुपा लेता है या खंड का ग से 6 तक समझाए गए तरीके में उपभोक्ता विवाद का निपटान करने के लिए जिला मंच कार्रवाई करेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो सामने वाला पक्ष है वो सामने नहीं आना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो खुद नकार रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, विवाद कर रहा है या झगड़ा कर रहा है, ठीक है, जिला मंच के द्वारा आए समय के भीतर जो है मामला का निपटान नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को छुपा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है दोस्तों उस पर कार्रवाई की जाएगी जिला मंच के द्वारा, ठीक है। तो जिला मंच के द्वारा क्या किया जाएगा, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। उसी तरीके से जब शिकायत मामले जो है त्रुटि की अभिकथित करती है जो कि माल के उपयुक्त जो परीक्षण है अथवा विश्लेषण के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती, तो निर्धारित किए गए तरीके में जिला मंच शिकायतकर्ता से माल के जो नमूने हैं को प्राप्त करेगा और सील कर देगा उसको अथवा प्रमाणित करेगा या फिर सील किए गए नमूने को इस निर्धारित साथ समुचित प्रयोगशाला, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था समुचित प्रयोगशाला, ये 2017 में प्रश्न आया हुआ था कि समुचित प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो वह जो है नमूना है निर्देशित करेगा कि जो है प्रयोगशाला विश्लेषण अथवा प्रशिक्षण करेगी यह ज्ञात करने के लिए कि जो आवश्यक है वो हो सकता है कि माल जो है शिकायत के लिए अभिकथित हो, त्रुटि हो अथवा किसी अन्य त्रुटि को प्रभावित करता हो, और संदर्भ की प्राप्ति जो है 45 दिनों के भीतर उस अवसर पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर ही जिला मंच को इस पर खोज का रिपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे ही जिला मंच जो है इनके द्वारा जो है स्वीकृति कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 45 दिनों के भीतर जो है ये कार्यवाही की जाती है, 45 दिनों के अंदर, और जो है जो सैंपल हैं कहीं ना कहीं प्रयोगशाला जाता है समुचित प्रयोगशाला, ठीक है, वहाँ पास जो है कहीं ना कहीं छानबीन भी की जाती है, ठीक है। तो ये थी इसमें जानकारी। अब देखते हैं इसमें और भी पॉइंट बताया गया है, जैसे माल के नमूने को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो है क्रेडिट हेतु जिला मंच जमा राशि भुगतान समुचित प्रयोगशाला रिपोर्ट, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है स्थिति है प्रयोगशाला से संबंधित। उसके बाद दोस्तों आगे है धारा 14। तो धारा 14 इसमें क्या कहता है, तो ऊपर में देखिए शिकायत करने का जो तरीका है एवं उनके बारे में जो प्रक्रिया है वो देखा धारा 13 में। अब धारा 14 में हम देखेंगे दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो है आगे की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो 6 जो है धारा 14 के अंतर्गत जो है समुचित आदेश को जारी है, खंड 6 के अंतर्गत इससे संबंधित की गई आपत्तियों को भी समुचित प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट को सत्यता अथवा अन्य की जांच हेतु शिकायतकर्ता के साथ विपरीत पक्षकार के पश्चात सुने जाने पर उपयुक्त अवसर जो है जिला मंच देगा। अर्थात कहीं ना कहीं जो है पहले तो शिकायतकर्ता का जो है पक्ष सुनेगा, उसके बाद विपक्ष का जो है बात को सुनेगा, उसके बाद जो है जिला मंच जो है न्याय लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें बताया गया है कि यदि जिला मंच द्वारा जो है स्वीकृत शिकायतें जो है धारा 12 के अंतर्गत उन मामलों से संबंधित होता है जिनमें उपधारा 1 के समाई गई है, तो इनमें जो है अनुसरित नहीं की जा सकती है अथवा शिकायत किन्हीं सेवाओं से संबंधित होती है, तो जिला मंच जो है उन पर सुनवाई किस तरीके से करेगा, हम नीचे बताया गया है, देखिए क ख ग घ में, ठीक है। तो पहला जो इसमें बताया गया है कि विपरीत पक्षकार जो है उसमें शिकायत के लिए एक प्रति 30 दिनों की अवधि के भीतर अथवा उस बढ़ी हुई अवधि में 15 दिनों में कम से कम इसी भीतर में ही वो अपना प्रतिवेदन निर्देश कर सके, जैसा कि वह अवधि जिला मंच द्वारा स्वीकृत की जाती है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि खंड क के अंतर्गत उनको निर्दिष्ट की गई है कि शिकायत की प्राप्ति पर जब विपरीत पक्षकार शिकायत में समाविष्ट या आरोपों को अस्वीकृत करता है अथवा विवादित करता है अथवा जिला मंच द्वारा दिए गए समय के भीतर उसे कार्य को संपूर्ण जो है पूरा नहीं कर पाता है, तो और ऐसी स्थिति में जो है वो अपनी कार्यवाही करने में असफल होता है, तो कुछ बातों को अगर वो छुपाता है ना, तो निपटान करने के लिए जो है जिला मंच जो है कार्रवाई होगा। तो ये तो पहले ही बता चुका हूँ, वही इसमें है, ठीक है। तो उसी तरीके से शिकायतकर्ता के विपरीत पक्षकार इन द्वारा इसकी सूचना लाए जाने पर समक्ष शिकायत समाविष्ट, तो ये वही है दोस्तों जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से थी इसमें जो है जानकारी शिकायतों को लेकर के अति शीघ्र सुनवाने की, ठीक है। तो यहाँ पास से आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं, बहुत सारी इसमें डिटेल्स भी दिया हुआ है, लेकिन ये आपका जो है रिकॉर्ड से रिलेटेड भी इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई हुई, देखिए जैसे परंतु यह जब
परंतु यह तब जबकि जिला मंच जो द्वारा जो है साधारणतः कोई भी स्थगन प्रदान नहीं किया जाता है तब तक वह पर्यंत नहीं दिखाए जाते और स्थगन की स्वीकृति के कारण मंच द्वारा जो है लिखित में रिकॉर्ड नहीं रख लिया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो है ऑर्डर अपने पास रखने की बात कही जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पास जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाता है, इनमें और भी कुछ पॉइंट्स बताई गई है। जैसे दीवानी न्यायालय में निहित होता है जब निम्नलिखित मामलों के मुकदमा जो है परीक्षण की जाती है। जैसे शपथ का गवाहों का परीक्षण करने अथवा किसी गवाह अथवा बचाव पक्ष की उपस्थिति में बाध्यकारी करने का सामने में हो, या फिर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किसी भी दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री को खोज करना अथवा प्रस्तुत करना हो। उसी तरीके से शपथ पत्र है उसके समक्ष प्रस्तुत करना हो। समुचित प्रयोगशाला में किसी भी अन्य संबंधी स्रोत से संबंधित विश्लेषण अथवा परीक्षण की रिपोर्ट जो है इसमें प्रस्तुत की गई हो। और दोस्तों इसमें जो पांचवा पॉइंट बताया गया है कि जो जिला मंच के अंतर्गत जो है कार्यवाही के समक्ष मतलब कार्यवाही को जो है पूरी तरीके से भारतीय दंड संहिता, जिसे क्या कहा जाता है, इंडियन पैनल कोड के नाम से जाना जाता है, आईपीसी की धारा जो है 1860 के अंतर्गत, ये पुलिस धाराएं हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो ये उपभोक्ता वाला धारा नहीं है, ये पुलिस धारा है। ठीक है, 193, 238 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो है अध्याय 20(5) ये हो गया 10, 10, 20, 5, 25 और 1, 26। ठीक है, अध्याय 26 के अंतर्गत जो है 195 के उद्देश्य के लिए जिला मंच एक दीवानी न्यायालय के रूप में माना जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से शिकायतकर्ता को धारा 2 के उपधारा 1 के खंड के अंतर्गत जो है ये पूरी तरीके से जो है ये लागू होगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से प्रश्न आने के चांसेस कम हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे शिकायत होगा तो छानबीन तो किया जाएगा, तो वो धारा 14 के अंतर्गत जो है डिटेल में बताया गया है। ठीक है, ऊपर में हमने जो देखा था दोस्तों वो पूरी तरीके से जो है उसके कहीं ना कहीं जो है वो उपधाराओं से रिलेटेड था, हल्का सा उसमें 14 का जो है इसमें जिक्र हुआ था। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है। अब धारा 14 जो कहता है वो जिला मंच का छानबीन है, जिसमें यदि धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही करने के पश्चात जिला मंच संतुष्ट नहीं होता है तो शिकायत किया गया माल शिकायत को समझी गई किन्हीं त्रुटि के विरुद्ध जो है प्रभावी होता है, और अथवा इन पर जो है लगातार जो है कार्रवाई करते हुए शिकायत की जो है छानबीन की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है आरोपी को सिद्ध कर दिया जाता है तथा विपरीत पक्षकार को निम्नलिखित अथवा अधिक बातों को करने के आदेश जारी करता है। जैसे प्रश्नांकित माल में समुचित प्रयोगशाला बताए गए त्रुटि को हटाना, उसी तरीके से समान वर्णन में नए माल के साथ माल को बदलना, जो भी मामला हो शिकायतकर्ता को लौटाना, शिकायतकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि अथवा मूल्य जो भी मामला हो को शिकायतकर्ता को लौटाना, और उसी तरीके से उस राशि को चुकाना जो विपरीत पक्षकार की लापरवाही के कारण जो है उपभोक्ता द्वारा वहन किया गया हो या हानि उठाया गया है। तो इन सब को क्या है कहीं ना कहीं छानबीन किया गया, तो उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से ये हो चुका है। ठीक है, तो इन सब की जानकारी जो है पूरी तरीके से हो चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही क्या हुआ, जैसे ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें आगे चल करके आपको जो है इसमें जो है पूरी और भी धाराएं इसमें बताई गई है, वो उपधाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है अगर उस जो शिकायत करता है उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती तो उसको अपील करने का जो है अधिकार होता है। ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है धारा 15 में। ठीक है, तो धारा 15 क्या कहता है अपील के बारे में, तो नीचे 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन सी धारा में अपील करने का अधिकार है। प्रश्न एक बार अच्छे से सुन लीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा धारा में उपभोक्ता को अपील करने का अधिकार है। ऑप्शन दिया था धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2017 के फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो एक बार खोल के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब अपील कैसे कर सकता है, जैसे जिला मंच द्वारा कोई भी आदेश जो है पीड़ित व्यक्ति या फिर ऐसा उपभोक्ता जो पूरी तरीके से आदेश की तिथि के 30 दिनों की अवधि के भीतर राज्य आयोग के समक्ष उस आदेश के विरुद्ध उस प्रारूप एवं तरीकों को अपील करता है जैसा कि निर्धारित किया गया है।
ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही राज्य मंच के द्वारा ये निर्णय सुना दिया गया कि ये ऐसा ऐसा है या फिर उनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए जो उसको नहीं मिल पाया है, तो उसका जो निर्देश आया हुआ है 30 दिन के भीतर क्या करना होगा, उसको राज्य मंच मतलब राज्य आयोग में क्या होना चाहिए, उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, देखिए जिला मंच किसको कहा जाता है, जो हमने पढ़ रहे हैं अभी उसके बारे में, उसी तरीके से के क्या होता है, राज्य मंच होता है, तो उसको राज्य मंच ना बोल करके क्या बोला जाता है, राज्य आयोग बोला जाता है। उस ऊपर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, ये राज्य आयोग के समक्ष 30 दिन की अवधि के भीतर उन्हीं के विरुद्ध मतलब जो जिला मंच है उनके विरुद्ध जो है केस इसमें बताएगा कि मुझे पर्याप्त जो मुआवजा नहीं मिल पाया है या फिर जो पक्ष है अच्छे से सुना नहीं गया है, तो फिर से जो है आगे ये यहाँ पर जो है सुनवा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया था आगे, तो इसमें जो है पॉइंट्स बात रखने वाली बात है, सॉरी याद रखने वाली बात है, परंतु यह जो 30 दिन की अवधि जो है समाप्ति के पश्चात राज्य आयोग जो है अपील पर कार्य कर सकता है। कब अपील पर कार्य करेगा, तो रीज़न होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सामान्य तौर पर 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है आवेदनकर्ता अगर अपना रीज़न बता रहा है तो जो है राज्य आयोग है उसकी बात कब सुनेगा, जब उसका कारण जो है सही होगा। ठीक है, तो उनका संतुष्ट होने वाला जो कारण है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे क्या हो गया, कोई लॉकडाउन की स्थिति आ गई है ना, मान लीजिए, तो लॉकडाउन की स्थिति आ गई, आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया, कार्यालय भी बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं वो 30 दिन का ऑर्डर आने के पश्चात ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात को सुनी जाएगी। ठीक है, परंतु यह अथवा तब जबकि व्यक्ति द्वारा कोई भी अपील जिला मंच आदेश द्वारा शर्तें को जारी करके भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में राज्य आयोग द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब जिस जिला मंच के आदेश के शर्तों में किसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, मतलब जो शिकायत करता हो या फिर ऐसा कोई स्थिति जो शिकायत करना है, उनको मुआवजा देना है, किसको, जिला मंच को मुआवजा पेश करना है। मान लीजिए कितना दोस्तों, 50,000 का मुआवजा उनको पेंट करना है, तो कहीं ना कहीं उसको भरा ही नहीं है, और कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया दोस्तों, राज्य आयोग में चला गया। तो इस समय दोस्तों जब तक वो 50,000 का पेमेंट नहीं भरेगा, पेनल्टी नहीं भरेगा, तब तक उसका सुनवाई जो है राज्य आयोग में उसका बात नहीं सुनी जाएगी। तो पहले 50,000 कहाँ भरना पड़ेगा, उसको जिला मंच में भरना होगा, तब बात को आगे सुनवाई के लिए आगे जाना होगा। ठीक है, इस तरीके का अगर केस मैं एग्जाम्पल के लिए थ्रू बताया हूँ। ठीक है, तो राज्य आयोग द्वारा संचालित नहीं की जाएगी जब तक कि जो अपील करता है निर्धारित तरीके से उस राशि का लगभग 50% अथवा 25,000 रुपये जो भी कम हो जमा नहीं करता। मान लीजिए क्या हो गया, मिनिमम जो है अगर मैंने बताया 5,000 उनको अगर है, तो 5,000 का दोस्तों 50% लगभग कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये उनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनको जमा करना होगा 50% अथवा 25,000 रुपये जो भी कम हो उनको पहले कंप्लीट करना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे बीच में कंडीशन आ जाता है, जैसे 5 लाख की राशि है, ठीक है, 5 लाख की पेनाल्टी आ गया, तो भाई ये हुआ 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख या फिर क्या हो जाएगा, इनसे अगर इसका 50% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.5 लाख, 2 लाख, ये 50,000 इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन या फिर अथवा 25,000 बोला है, तो भाई कहीं ना कहीं वो 2.5 लाख ना भर के क्या क्या आप कर सकता है, वो 25,000 भरेगा, क्योंकि उन दोनों में जो क्या है कम है उसको जमा करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो राज्य आयोग में जाएगा, तब राज्य आयोग क्या करेगा, उसकी बात को सुनेगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम उसको नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो है राज्य आयोग की बनावट है और इसका भी जो है राज्य का सीमा क्षेत्र है, उन सब के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि धाराओं से रिलेटेड जो है काफ़ी इसमें जो है पेचीदा हो सकता है, दिमाग घूम सकता है, भले याद नहीं हो रहा हो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और प्रिपरेशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार अच्छे से करना होगा, चाहे आपका कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम निकालना है, तैयारी आपको अच्छे से रखनी है और उससे रिलेटेड जो है प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो देखिए इनमें हम धाराओं को फिर से मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूं जो हमने पढ़ा है। तो उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियां हैं, उनके बारे में बताया गया है किसमें, धारा 9 में, जिसमें 3 एजेंसियां हैं। पहला जो है बताया गया है वो जिले के लिए है, वो जिला मंच होगा। राज्य के लिए होगा वो क्या होगा, राज्य आयोग होगा। तीसरा जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, केंद्र के लिए होगा, जिसके क्या कहा गया, केंद्रीय उपभोक्ता मंच के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो जो 3 बताया गया था उसमें पहला जो बताया गया है वो क्या है, धारा 10 में, जिसको क्या कहा गया है, जिला मंच के नाम से, और जिला मंच का जो क्षेत्र अधिकार है उसको 11 में बताया गया है। ठीक है, और जो 12 में क्या बताया गया दोस्तों,
तो देखिए यहाँ पास 12 में बताया गया है कि उनके तरीके हम शिकायत करने के जो किस तरीके से शिकायत की जाएगी उसके बारे में, और 13 में बताया गया है कि शिकायत की जो प्रविष्ट प्रक्रिया है किस तरीके से होती है उसको। 14 में बताया गया है जिले मतलब जिला मंच का जो छानबीन किस तरीके से होता है उसके बारे में, और 15 में बताया गया है अपील के बारे में। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं तो राज्य के आयोग में जा के आप अपील कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तो फिर जैसे ही वो अपील जो है राज्य आयोग में जाएगा तो उसके बाद जो है वहाँ पास सुनवाई किस तरीके से होगी, वहाँ पास जो है अन्य तरीके से सुनवाई होगा। फिर वहाँ पास जो है 19, देखिए धारा 19 में भी आपको अपील देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पास अपील की सुनवाई नहीं हो पाती, यहाँ पास जो है फिर से संतुष्ट नहीं हो पाता, तो वो कहाँ पास जाने का अधिकार है, उसको राष्ट्रीय आयोग के पास जाने का अधिकार है। वहाँ पास से फिर से अलग अलग क्या हो जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी, उनकी बनावट, उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे उस तरीके से। दोस्तों अगर वहाँ से भी कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वहाँ पास भी एक अपील करने का और भी अधिकार होता है। ठीक है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट हमारा होगा अध्याय 4 विविध। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसके बाद है आवश्यक वस्तु अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है यहाँ से दोस्तों कम ही क्वेश्चन आता है, और उसी तरीके से आवश्यक वस्तु अधिनियम से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ नहीं आया रहे समझ तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अन्य वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सजो करके रखा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नया वीडियो में नया जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।